Good evening everyone, you are again welcome to NTC Station. So today is the day 4 of our class and organic chemistry series. So we are gonna start with haloarenes. तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे what are haloarenes, their classification, their nomenclature, the methods of their preparation and their physical properties. तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि what are haloarenes or we can say what is haloarene? हेलोएरीन होता क्या? तो हेलोएरीन क्या होता है? सिंपली हमारे पास जो बेंजीन रिंग होती है, जो हमारे पास बेंजीन होता है, अगर उसमें से मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं, वो भी किसके साथ? हेलोजन के साथ। मतलब यहाँ जो मेरा मान लो ये एक यहाँ हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को अगर मैं रिप्लेस कर दूं किसके साथ? एक हेलोजन के साथ, तो जो चीज मेरी यहाँ फॉर्म होगी वो क्या होगा? मेरा हेलोएरीन। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसका है? हेलोएरीन का। ठीक है, मतलब बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन एटम को जब भी मैं किसी हेलोजन एटम के साथ रिप्लेस कर देती हूँ तो मेरे पास जो कंपाउंड बनता है वो क्या होता है? मेरा हेलोएरीन। तो ये तो हो गया मेरा सबसे पहला पॉइंट और इस चीज का आंसर कि व्हाट आर हेलोएरीन्स। तो फिर आते हैं अब इनके क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशन कैसा होगा। अब जरूरी नहीं कि हमेशा यहाँ बेंजीन रिंग हो, मान लो यहाँ कोई दूसरा कंपाउंड भी जुड़ा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट ये है कि ये जो बेंजीन है हमारा, इसमें से बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को अगर मैं रिप्लेस कर रही हूँ हेलोजन के साथ तो मेरा क्या फॉर्म होगा? हेलोएरीन। अब इसका क्लासिफिकेशन, अब क्या है इसका क्लासिफिकेशन? इसकी क्लासिफिकेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, जैसे हेलोएल्केन का था, इसमें बस 3 चीजें हैं। पहला तो है मोनो हेलोएरीन, डाई हेलोएरीन एंड ट्राई हेलोएरीन, मतलब सेम ही है। ठीक है, तो मोनो मतलब क्या होता है? मोनो वर्ड से, मोनो के आगे क्या है मेरा? यहाँ हेलोएरीन। तो अब आप वर्ड से समझ रहे होंगे कि यहाँ चीजें ब्रेक कैसे होंगी। ब्रेक कैसे होंगी मतलब अब मेरे को हेलोएरीन पे ध्यान नहीं देना, मेरे को बस मोनो, डाई और ट्राई पे ध्यान देना है। तो मोनो मतलब क्या होगा? मोनो मतलब होगा कि एक हेलोजन एटम। मोनो मतलब क्या होगा? एक हेलोजन एटम। डाई मतलब क्या होगा? 2 हेलोजन एटम। और ट्राई मतलब क्या होगा? 2 हेलोजन एटम। तो अब मोनो मतलब है तो मतलब ये बेंजीन रिंग, इसके ऊपर क्या है? एक हेलोजन एटम, ये हो गया मोनो। डाई मतलब हेलोजन एटम 2 होंगे, अब चाहे वो कोई भी 2, एक तो ये रहा, एक मान लो मैंने ये ले लिया, तो ये हो गया मेरा डाई हेलोएरीन का एग्जांपल। ट्राई हेलोएरीन में क्या होगा? इसी बेंजीन रिंग पे मैं क्या करूंगी? 3 हेलोजन एटम लगा दूंगी, तो ये हो गया मेरा ट्राई हेलोएरीन का एग्जांपल। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। सेकेंड पॉइंट है मेरा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर हेलोएरीन्स का थोड़ा डिफिकल्ट कह सकते हैं, मतलब इसमें वो सारे स्टेप्स तो फॉलो होंगे ही जो किस में फॉलो हो रहे थे? हेलोएल्केन में, लेकिन उसके साथ एक और पॉइंट आपको याद रखना है, सेम नॉमेनक्लेचर हेलोएल्केन जैसा ही है और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रूल्स वही रहेंगे, बस छोटी छोटी चीजें ऐड ऑन होती रहेंगी। इसके नॉमेनक्लेचर में मेरे को क्या मिलेगा? इसके नॉमेनक्लेचर में मेरे को मिल रहा है कि यहाँ मेरे को ध्यान रखना है, अगर मेरे पास कोई भी बेंजीन रिंग है उसके साथ एक कार्बन चेन अटैच्ड है, ठीक है, एक कार्बन चेन अटैच्ड है, अगर उस कार्बन चेन के एटम्स 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम से ज्यादा हो रहे हैं, 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम से अगर ज्यादा हो रहे हैं तो फिर वहां वो बेंजीन रिंग है ना सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करेगी, फिर वो नॉर्मल की तरह वर्क नहीं करेगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मेरा पहला एग्जांपल है कि मैं ले रही हूँ कोई कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया ये, ठीक है, यहाँ ले लो Br और मैंने यहाँ ले लिया CH2CH3
ये मेरा एग्जाम्पल है। तो अब इसका क्या होगा, सेम ऐसी होगी। सब्स्टिट्यूएंट पहला कौन सा आ रहा है, मेरे को हेलोजन से स्टार्ट करना है, तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6। अब 1 पे ब्रोमो है, इस पे क्या है ये, अब ये मिथाइल नहीं है। अब ये वाला जो चीज है यहाँ ध्यान रखना है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये यहाँ कार्बन चेन यहाँ तो 2 है, अगर मान लो यहाँ मैं एक और जोड़ दूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं मान लो यहाँ एक और जोड़ देती हूँ, तो मेरे पास 3 वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ मान लो यहाँ 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम तक तो यही रहेगा मेन, यही रहेगा मेन, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करेगा। अगर यहाँ 3 के साथ एक और कार्बन एटम आ जाएगा तो अब ये पूरी जो चेन है, अब ये जो पूरी चेन है वो वर्क करेगी किसके लिए, वो किसके लिए वर्क करेगी, अब वो मेन कंपाउंड की तरह वर्क करेगी। और अब यहाँ जो बेंजीन है वो कैसे वर्क करेगा, फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट की तरह, ठीक है। तो अब इसका नाम देखते हैं एक बार, इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 इथाइल, रिंग है तो ये आ गया बेंजीन, ये हो गया इसका IUPAC नाम, ठीक है। अब ले लेते हैं एक और एग्जांपल, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, मान लो थोड़ा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये है बेंजीन रिंग, ये है यहाँ क्लोरो, सेम यहाँ एक ब्रांच है, सेम ऊपर वाले कंपाउंड की तरह मैं यही ब्रांच बना रही हूँ, CH2 CH3, यहाँ ये H और ये यहाँ गया CH3। अब यहाँ देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि ये H अगर मैं इसके साथ लिखूंगी तो भी बात वही है, नीचे लिखूंगी तो भी बात वही है। अब आप कहोगे कि अब तो यहाँ 4 एटम आ गए, मतलब अब ये मेन कंपाउंड की तरह वर्क करेगा और फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, यहाँ लॉन्गेस्ट चेन अगर मैं ये वाली देखूं तो भी 3 है, ये वाली देखूंगी तो भी 3 ही रहेंगे मेरे पास, है ना। चाहे मैं ये वाली देखूं L वाली, ठीक है, या फिर मैं स्ट्रेट लाइन वाली देखूं, रहेंगे तो मेरे पास 3 कार्बन ना। और जबकि कंडीशन क्या है कि जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसमें 3 से ज्यादा क्या होने चाहिए, उसमें 3 से ज्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन यहाँ 3 कार्बन एटम तो है, 3 से ज्यादा तो है, लेकिन वो लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आ रहे हैं, वो लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आ रहे। तो अब नॉर्मल करना है, नॉर्मल कैसे, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6। अब इसका नेम, इस कंपाउंड का नेम ये मैं ब्लैक वाली लाइन से हटा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ये मैंने हटा दी ब्लैक वाली लाइंस, तो ये मेरा 3, ये आ गया यहाँ CH, ठीक है, ये आ गया यहाँ CH3, ठीक है। तो अब इसका नेम हम इजीली रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, इस कंपाउंड का तो अलग ही आ जाएगा क्योंकि ये तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, 2 पे जुड़ा हुआ है ये सब्स्टिट्यूएंट, तो अब यहाँ 2 लिखा और ब्रैकेट में इस पूरे कंपाउंड का नाम आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या आएगा, इस पूरे कंपाउंड का नाम आएगा। तो अब इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या है, क्या लिखूंगी, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3, या फिर यहाँ से करूंगी भी तो ये मिथाइल तो 2 पोजिशन पे ही आ रहा है ना, तो क्या आ जाएगा, तो बाहर का 2 अलग, क्योंकि बाहर का 2 तो बेंजीन वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अंदर का 2 अलग क्योंकि ये इस वाले, क्योंकि ये वाला 2 जो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वो इस वाले 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों की नंबरिंग अलग चलेगी इसीलिए, ठीक है। तो अंदर क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, और बाहर क्या आ जाएगा, बेंजीन। तो ये हो गया मेरा इस कंपाउंड का नेम, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो वो आप करके बताएंगे कि उसमें कैसा होगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, नोमेनक्लेचर का के ये कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ मान लो मैंने ले लिया Cl के साथ मैं यहाँ ले रही हूँ CH2 CH3, हाँ, और यहाँ ले लेती हूँ मैं Br। तो इसका आप ये नोमेनक्लेचर करके लाएंगे इस कंपाउंड का,
और अगर आप इसका आंसर देते हैं तो मेक श्योर यू आर कमेंटिंग इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड तो इसी के साथ हमारे 3 टॉपिक हो गए कि व्हाट आर हेलोएरीन्स, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। अब इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने सब बता दिया, लेकिन इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब मैं हर बार तो ये बेंजीन रिंग हेलोएरीन नहीं लिखूंगी ना, तो इसकी जगह हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन साइन क्या होगा, ARX। तो ज्यादातर इसकी जितनी भी रिएक्शन होगी हम लोग ARX को लेके चलते हैं, या फिर कभी एग्जाम्स में हमें जब एग्जाम्पल के रूप में अगर इससे देना होता है तो हम लोग ARX लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ तो आपको बार बार हेलोएरीन लिखने की जरूरत नहीं होगी। आप जैसे हेलो एल्केन हम RX से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ क्या आ जाएगा ARX। तो आप एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यहाँ जो मेरी बेंजीन रिंग पे अगर मान लो ये मेरा कंपाउंड हेलोजन यहाँ जुड़ा हुआ, तो ये तो हो गई 1 2 3, ये तो मैं नंबरिंग में लिख रही हूँ। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया नॉमेनक्लेचर जो अपन करते हैं एक्चुअल में। अगर मेरे को नॉमेनक्लेचर की जगह रैंडमली कैसे भी बताना है, रैंडमली, ठीक है, कॉमन नेम जैसे पेट नेम कहते हैं ह्यूमन बींग्स का जो पेट नेम होता है या फिर पेट्स के होते हैं, वैसे जो पेट नेम होगा तो कॉमन नेम होगा वो इसका, उसे कैसे करेंगे, उसके लिए ये ऑर्थो पोजिशन है, ये मेटा पोजिशन है और ये क्या है, पैरा पोजिशन है। ठीक है, ये क्या है, ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा पोजिशन है। तो अब मैं अगर मान लो एक और कंपाउंड देती हूँ, ठीक है, एक और कंपाउंड है और बोला मैंने कि इसका नाम बताओ। ठीक है, यहाँ हाँ ये क्लोरीन है और इसके सामने क्लोरीन है। ठीक है, एक और कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स लेके मैं यहाँ Br कर देती हूँ। तो अभी तो अगर नॉमेनक्लेचर IUPAC से चलेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगी Br से स्टार्ट होगी और Br से Cl की तरफ चलेगी, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे अपन। तो क्या 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो के बाद 2 5 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये हो गया। अगर इसका कॉमन नेम लेके चलूं तो ये अगर मेरा फर्स्ट है तो ये क्या हो जाएगी, मेरी ऑर्थो पोजिशन हो जाएगी, मेटा पैरा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसकी नंबरिंग चलेगी। तो ये था आपका एक एग्जाम्पल, तो आप एक बार देख लें इसे। Now let's get started with the methods of preparation of heloeryns. So methods of preparation कि हम हेलोएरीन्स को कैसे फॉर्म करेंगे नॉर्मल कंपाउंड से। तो इसके लिए मेरे पास बेसिकली 2 से 3 ही मेथड्स हैं, इससे ज्यादा मेथड्स नहीं होंगे। जैसे हेलो एल्केन में हमारे पास 4 मेथड्स है, उनमें भी डिफरेंट रिएक्शंस थी, वैसा नहीं है, यहाँ नॉर्मली 2 से 3 रिएक्शंस ही और उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि हम इसे किससे फॉर्म करेंगे, बाय ESR। ESR क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, यहाँ जो मेरे को क्या दे रखा होगा, मिथाइल बेंजीन कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं टोलुइन दिया हुआ होगा। मैं हमें क्या दे रखा होगा, टोलुइन दे रखा होगा। इस टोलुइन को अगर मैं कोई भी हेलोजन से रिएक्ट करवाती हूँ, कोई भी हेलोजन से रिएक्ट करवाती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट। ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट तो मतलब वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट। तो अब ये क्या होते हैं, जैसे AlCl3 हो गया, FeCl3 हो गया, या फिर ले लो आप Fe इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क, ये क्या हो गए मेरे ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट हो गए। अब जब ये टोलुइन हेलोजन से किसकी प्रेजेंस में, ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करेगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, हेलोएरीन। लेकिन वो हेलोएरीन किस फॉर्म में होगा, ये CH3 तो रहेगा ही, लेकिन अब यहाँ 2 पोजीशंस बनेगी मेरे पास, जो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगी, एक तो ऑर्थो होगी और एक क्या होगी, मेरी पैरा होगी।
अब ये तो सेम वैसा आ गया जैसे हमने हेलो एल्केन में पढ़ा था सेडजेफ रूल एलिमिनेशन रिएक्शन में, कि अगर मेरे पास दो प्रोडक्ट आ रहे हैं तो मैं उससे मेजर प्रोडक्ट किसको मानूंगी। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में वी टुक द रूल which was Sedgwick rule, and here we gonna take the major product always as para compound. The para compound. Why para compound? Because it is more symmetrical when compared to the ortho. तो हमारा पैरा वाला क्या होगा, मेजर, और जो मेरा नॉर्मल वाला होगा ऑर्थो पोजीशन पे होगा वो क्या होगा, मेरा माइनर। तो ये हो गया पहला मेथड, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड के लिए आपको सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, हम क्या सोचे कि भाई एक मेथड तो ये हो गया, सेकेंड मेथड होगा, हमें उसके लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। सेंडमायर रिएक्शन अगर डायरेक्ट बताना है तो सेंडमायर रिएक्शन, लेकिन सेंडमायर रिएक्शन आई कैसे, सेंडमायर रिएक्शन होती कैसे है, इसका भी तो देखना पड़ेगा ना। एग्जाम में वो आपसे डायरेक्टली थोड़ी ना पूछेगा कि स्टेट सेंडमायर रिएक्शन, डू दिस, स्टेट दैट, केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शंस वो होंगी जो आपको फर्दर चैप्टर वाली इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की आपको वो घुमा फिरा के पूछेगा, डायरेक्टली नहीं पूछेगा। तो क्या पूछेगा कि आप मुझे पर्टिकुलरली ये हेलोएरीन बना के बताओ अगर आपको एनिलीन दे रखा है। पहली बात, एनिलीन क्या होता है, तो एनिलीन होता है जब मैं बेंजीन रिंग पे NH2 बना देती हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया, एनिलीन हो गया। अब एनिलीन से पहले तो मैं बनाऊंगी डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। वो किसकी प्रेजेंस में बनेगा, व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद NaNO2 plus HX in the presence of at the temperature 0 to 5 degrees Celsius, then it forms N2X, that is benzene diazonium salt, that is benzene diazonium salt। ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। अब इसके बाद स्टार्ट होगा सेंडमायर रिएक्शन। सेंडमायर रिएक्शन के लिए जो मेरे पास स्टार्टिंग का कंपाउंड होता है, जो जिससे सेंडमायर रिएक्शन होती है, वो क्या है मेरा, ये वाला। इस वाले कंपाउंड से सेंडमायर रिएक्शन हो सकती है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ये बनाना, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो मैंने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाने का स्टेप देख लिया। अब इसके बाद हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से सेंडमायर रिएक्शन बनाते हैं। तो सेंडमायर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, सेंडमायर्स रिएक्शन। सेंडमायर रिएक्शन कैसे होगी, जो मेरे को बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, पहले भी बार बार बता चुकी हूं कि जो मेरी नेम्ड रिएक्शंस होंगी उनमें रिएजेंट, उनकी जो भी कंपाउंड है वो फिक्स्ड रहेंगे, बस यहाँ RX की वैल्यू चेंज होगी, ARX की वैल्यू चेंज होगी, या फिर X की वैल्यू, हेलोजन की वैल्यू चेंज हो सकती है, बाकी रिएजेंट कंपाउंड सब सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये किसकी प्रेजेंस में होगा, Cu2X2, जो मेरे को क्या देगा, हेलोएरीन प्लस इवोल्यूशन ऑफ N2 गैस। तो ये थी। अब यहाँ X कौन कौन से हो सकते हैं, X भी मेजर रोल फॉलो करेगा। तो ये दोनों मेथड्स है ना, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों मेथड में हमारी जो X की वैल्यू होगी वो या तो Cl होगी या फिर क्या होगी, Br होगी, ठीक है। और ऊपर वाले में भी क्या होगी, जो मेरी X की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या रहेगी, या तो Cl रहेगी या Br रहेगी। अब ये तो नेम रिएक्शन है तो मतलब इसका तो फिक्स है, इसमें तो आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर वाले की तो मैं रीजन दे सकती हूँ ना, ऊपर वाले की तो मैं रीजन दे सकती हूँ कि यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा कि वाई फ्लोरीन, वी कैन से वाई फ्लोरीन एंड आयोडीन आर नॉट यूज्ड। ये यूज क्यों नहीं होते हैं यहाँ, तो अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये मेरा कर देती है, इसका आंसर ये है कि जब भी हम फ्लोरो कंपाउंड फॉर्म होगा ना, फ्लोरो कंपाउंड क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, फ्लोरो कंपाउंड्स विल बी मोर रिएक्टिव, ठीक है।
इसलिए वो क्या होंगे, जल्दी होंगे नहीं, बिकॉज द फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू द हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। अगर यहाँ तो Cl और Br में रख दूंगी तो वो क्विकली रिएक्टिव नहीं होंगे, मतलब इतने रिएक्टिव नहीं होते जो मैं उन्हें फ्लोरीन से कंपेयर करूं, लेकिन फ्लोरीन का साइज बड़ा होता है तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर सकता है ना, तो मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, वो जल्दी एक दूसरों से बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से मैं क्या फ्लोरीन यूज नहीं करती। और आयोडीन क्या होता है, आयोडो कंपाउंड है ना, रिवर्सिबल होते हैं, वो जिससे बनेंगे वो वापस उसी फॉर्म में आ जाएंगे एक जल्दी ही, जैसे अभी फॉर्म हुआ और हाथ तो हाथ आ जाएगा, इमीडिएटली उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कंपाउंड हमारा फॉर्म होगा ही नहीं जो मैं चाहती थी। तो आयोडो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हम किसकी प्रेजेंस में करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में करेंगे, ताकि हमारा आयोडीन ऑक्सीडाइज हो सके, ठीक है, ऑक्सीडाइज ना हो सके। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो खुद ऑक्सीडाइज ना होके दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद को रिड्यूस करते हैं, तो इसकी वजह से आयोडीन की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं इसमें स्टेटमेंट लिख सकती हूँ, बिकॉज इन फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट फॉर्म्ड, फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट फॉर्म्ड बिकॉज high reactivity of फ्लोरीन। ये हो गया मेरा फ्लोरीन के लिए रीजन। अब आयोडीन के लिए, बिकॉज आयोडो कंपाउंड्स और वी कैन से आयोडीन कंपाउंड, लेट्स जस्ट टेक इट विथ आयोडो कंपाउंड्स आर reversible in nature, reversible in nature, that's why that's why their formations should take place in the presence of oxidizing agents, should take place in the presence of oxidizing एजेंट। तो ये हो गया मेरा रीजन इस क्वेश्चन का। तो यही थे हमारे दो ही मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, किसके लिए, हेलोएरीन्स के लिए। तो याद रखना है दोनों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमारे x की वैल्यू हमेशा Cl और Br ही रहेगी, वेरी नहीं करेगी, ना ही वो फ्लोरीन की होगी ना ही वो आयोडीन हेलोजन एटम होगा, वो हमेशा क्या होंगे, Cl और Br होंगे। ऊपर वाले में फ्लोरीन और आयोडीन क्यों यूज नहीं होते उसके रीजन दे दिए हैं, और नीचे वाली तो नेम्ड रिएक्शन है, तो नेम्ड रिएक्शन में जो बोल दिया मतलब वो फैक्ट है, आपको और कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ आपको वही मेमोराइज करना है, वही आपको समझना है, ठीक है। तो इसी के साथ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन खत्म होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन। हेलोएरीन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्वाइट सिमिलर हैं सेम हेलोएल्केन्स की तरफ, बस यहाँ एक मेजर जो हमारे बॉइलिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट है उसमें आ जाता है। वो चेंज क्या आएगा कि यहाँ जो मेरा मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ जो मेरा मेल्टिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सिमेट्री के। इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है, इजीएस्ट ट्रिक है हेलोएरीन्स में डिफरेंशिएट करने में, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन करने में, जो बेसिकली बेस्ड होते हैं किस पे, उनके मेल्टिंग पॉइंट पे। तो अब हमें पता चल गया कि मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिमेट्री ऑफ द कंपाउंड। तो अब यहाँ जो मेरा मेल्टिंग पॉइंट है वो किस पे है, सिमेट्री के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब वो पूरा सिमेट्री पे डिपेंड होगा, जितनी ज्यादा सिमेट्री उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब जैसे मान लो यहाँ मैं एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ मेरे पास 3 कंपाउंड है, ठीक है, ये है एक, ये
एक है मेरे पास ये, और एक है मेरे पास ये वाला कंपाउंड। तो अब इन तीनों कंपाउंड में से क्या हम लोग गेस कर सकते हैं इसी पॉइंट के बेस पे कि मेल्टिंग पॉइंट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिमेट्रिक है, तो मैं नीचे दिए हुए तीनों कंपाउंड को अरेंज कर सकती हूँ किस चीज के लिए, उनके मेल्टिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट के लिए। अब इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट मतलब जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट मतलब उतना ज्यादा सिमेट्री है, उतना ज्यादा सिमेट्री है। वो ज्यादा सिमेट्री मतलब वो क्रिस्टल लैटिस में एक्चुअली फिट कर रहा है, इसलिए वो क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो अब यहाँ देखिए तीनों में से सबसे ज्यादा सिमेट्री ये है, ये एक्चुअल सिमेट्री, दोनों सामने है। तो मतलब क्या है, मेरा जो पहला कंपाउंड है वो बाकी दोनों से क्या है, ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखता है। तो अगर मैं बात करूं सेकंड की और थर्ड में, सेकंड और थर्ड में कंपेयर करूं, तो जो मेरा सेकंड वाला है वो थर्ड वाले से ज्यादा सिमेट्री, जो मेरा सेकंड वाला है वो क्या है, थर्ड वाला से ज्यादा सिमेट्री है। तो मतलब इसका क्या ऑर्डर हो गया, ये वाला ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होल्ड करेगा किससे, थर्ड वाले से। अब जब ये थर्ड वाले से ज्यादा करेगा और फर्स्ट वाला इन दोनों से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होल्ड कर रहा है, तो ये हो गया ना इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो गया, 1 2 और 3। ये क्या हो गया इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट। तो ये था मेरी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। So with this lecture comes to an end. So in today's lecture we learned about what are haloarenes, their classification, their nomenclature, their methods of preparation and their physical property. Next lecture we'll learn about their chemical properties. So see you soon and don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel NTC Station. See you soon. Take care.